स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है अपना सब्जेक्ट, वो स्टार्ट किया जाएगा रॉ वाटर एंड वेस्ट वाटर। रॉ वाटर एंड वेस्ट वाटर, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हर एक सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ये भी कंप्लीट डिस्कस करा हुआ है ना। वीडियोस भी आपके ऐप पे भी मिल जाएगा, साथ में यूट्यूब पे भी अपलोड है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। भाई कोई मैसेज कर रहा था कि रिस्ट्रिक्शंस लग गया है, कि वो वीडियोज़ को नहीं देख पा रहा है। आप लोग इतना इंटेलिजेंट क्यों बन जाते हैं, है ना। कोई यही बैच का था, वो मैसेज कर रहा था कि वीडियोज़ नहीं देख पा रहे, रिस्ट्रिक्शन लग गया है ना। तो आप लोग इंटेलिजेंट मत होइए, है ना। लेक्चर्स भी कोई अपलोडेड नहीं, लेकिन फिर भी उसको लग रहा है कि देखना ही देखना है। तो एई में अभी कोई भी लेक्चर अपलोडेड नहीं है ना। वो आज से क्लासेस हो रही है तो आज से अपलोड होगा, आज से क्लासेस हो रही है तो आज से अपलोड किया जाएगा, ठीक है। आप लोग अननेसेसरी मैसेज करने में लगे रहते हैं। ओके चलिए, तो आज हमें डिस्कस करना हम लोगों को वो है अपना पहला सब्जेक्ट, ठीक है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। अब ये जेई वालों के लिए आपको ये सेम मिल जाएगा, है ना। आप जेई वालों के लिए मिलेगा वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, है ना। जेई में जो सब्जेक्ट है वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज नाम से है, ए में सैनिटेशन नाम से, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, जिसको हम लोग बेसिकली कवर करे थे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, है ना। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो हम लोग आज डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट किया जाएगा चैप्टर 1 से, उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स की बात करूँ, है ना, फॉर दिस प्रीलिम्स एंड मेंस, ओके, तो इस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है आपके लिए, कल भी डिस्कस करा हुआ था। अराउंड 55 मार्क्स का केवल एक सब्जेक्ट से मिल रहा था, और उस सब्जेक्ट यही था, और वो सब्जेक्ट यही था वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। चाहे हम जेई की बात करें चाहे ए की बात करें, तो दोनों लोगों के लिए सेम है, दोनों के लिए सिलेबस क्या है यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो इसलिए दोनों क्लासेस हम लोग एक साथ ही कर रहे हैं। बात करें हम लोग जेई एग्ज़ाम को लेकर के, है ना, जेई में, ठीक है। तो जेई में भी क्या होना है, रिक्रूटमेंट टेस्ट होना है और मेंस होना है ना। अगर हम लोग बात करें जेई, तो जेई में भी क्या मिलेगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा और मेंस होगा, है ना। रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, मेंस होगा, तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस बनने हैं, एमसीक्यूज होंगे और सब्जेक्टिव होंगे। यही सेम पैटर्न कहाँ पे होना है, ए वालों के लिए भी होना है ना। यही सेम पैटर्न ए वालों के लिए भी होना है। तो जेई में जो सब्जेक्ट का आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, है ना, जेई में देखिए, जेई की बात करते हैं, तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट में उसको आरटी से लिख रहा हूँ जेई के लिए। तो आरटी में जो इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ था 25 मार्क्स, है ना। देखिए, आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स जो होता है 100 मार्क्स का होता है, और आउट ऑफ 100 केवल 25 नंबर इस सब्जेक्ट से पूछा हुआ था, केवल 25 नंबर इस सब्जेक्ट से पूछा हुआ था, जो कि बहुत ह्यूज है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। बात किया रिक्रूटमेंट टेस्ट की, है ना, ये तो रिक्रूटमेंट टेस्ट हो गया। बात करें हम लोग मेंस की, तो मेंस में जो आपको मिलता है, मेंस में आपको मिला ये आया हुआ था 16 मार्क्स। अगेन 16 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है भाई, आउट ऑफ 100 मेंस में 16 नंबर तो केवल इसी सब्जेक्ट से आ रहा है, मीन्स इसका वेटेज है, इसका वेटेज है, चाहे आप जेई की बात करें या ए की बात करें। ये तो भी सिर्फ जेई का देखा, अब ए की डिस्कस करते हैं। ये मैं आज जेई आरडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं आरडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूँ, जेई आरडब्ल्यूडी की। अब ए की बात करते हैं, यहाँ से ए 2022 की बात करते हैं, है ना। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में केवल इस सब्जेक्ट से 8 मार्क्स आया हुआ था, जबकि एक्सपेक्टेड था ये अराउंड 12 to 15 मार्क्स, है ना। 15 नंबर से 15 नंबर के आसपास होना चाहिए था, बट ये वेरिएशन चलता रहता है, लेकिन हाँ वेटेज तो है इसका। नेक्स्ट देखा जाता है यहाँ से मेंस, और मेंस में इसने सारा खेला कर दिया था, केवल इसी एक सब्जेक्ट से 50 मार्क्स, है ना। तो आउट ऑफ 200 केवल 50 नंबर तो इसी सब्जेक्ट से आ गया था, मीन्स 25% के लिए एक सब्जेक्ट से आपको मिल रहा है, 25% केवल एक सब्जेक्ट से मिल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें अपनी पूरे प्रिपरेशन टाइम का या पूरे प्रिपरेशन ड्यूरेशन का, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, चलिए ठीक है, भी हो जाए ठीक। तो
अगर बात करें अपने पूरे प्रिपरेशन ड्यूरेशन का, जो भी आपका सिलेबस चलेगा 5 मंथ 6 मंथ, है ना, उसमें अगर आप 25% टाइम के लिए सब्जेक्ट में दें, है ना, तो ये वर्ती होगा, है ना। तो ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बेटर ही होगा, क्योंकि केवल एक सब्जेक्ट से मेंस में 50 नंबर का आ रहा है, तो इसको डिटेल में बहुत अच्छे से करना है। अगर हम लोग बात करें सिलेबस को लेकर के, तो ये जो सिलेबस मेंशन है, तो सिलेबस इज़ फॉर द ए, है ना। ए और जे का दोनों लोगों का सिलेबस सेम है ना। तो मैं भले ए का सिलेबस यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जे में क्या है डिटेल में दे दिया है, जे में हर एक टॉपिक को लिख दिया है, और ए में हर एक टॉपिक को नहीं लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे तो लगेगा यार ये तो 2 लाइन का सिलेबस है बस, ये कमीशन का सिलेबस है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये 2 लाइन का सिलेबस है बस, ये तो क्या ही ये तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब आपको पता चलता है कि इस सब्जेक्ट की डेप्थ क्या है, तब आपको पता चलता है इस सब्जेक्ट की डेप्थ क्या है, ठीक है। मीन्स हर एक टॉपिक को कवर कर लिया आप प्रीवियस ईयर में चेक करेंगे तो, चाहे वो वेस्ट वाटर हो चाहे वो रॉ वाटर हो, है ना, चाहे वेस्ट वाटर हो या फिर रॉ वाटर, मीन्स हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ के जाना है। और क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसके मिलते हैं, वाटर सप्लाई घर के सभी के यहाँ पानी आता होगा। आजकल तो गवर्नमेंट ज़्यादातर सप्लाई वाटर पे ही मूव कर रहा है, रेदर देन कि वो आपको अलाउ करके आप ग्राउंड से वाटर को एक्सट्रैक्ट करिए, तो बेटर को खुद से सप्लाई कर रहा है ना। तो यहाँ से वेटेज भी मिलेगा, अप्लीकेशन भी ज़्यादा हैं, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप गेट का एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे भी आपको 4 से 6 नंबर का मिलेगा। ईएससी का देंगे, ईएस में तो केवल यही एक सब्जेक्ट, आप रॉ वाटर में वेस्ट वाटर को देखेंगे तो केवल यही एक सब्जेक्ट 70 के आसपास पहुँच जाता है, 70 के आसपास, 80 के आसपास आ जाता है ना। मतलब इस सब्जेक्ट का वेटेज है आपके लिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, है ना। तो सिलेबस को लेकर कोई डिसीजन नहीं करेगा कि भाई ए में है जे में नहीं है, सिलेबस सबका सेम है, बस ए वालों में शॉर्ट में लिख दिया है, जे में डिटेल में लिखा हर एक टॉपिक को। तो अगर आप इसको डिटेल में कर रहे हैं तो ए का भी कवर हो जाएगा, जे का भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए ठीक होगा। ये सिलेबस प्रिस्क्राइब करा हुआ दिया हुआ किसने, कमीशन ने दिया हुआ है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि सिलेबस वगैरह चेंज नहीं होना है, जो है प्रीवियस ही पुराना जो है मतलब वही चल रहा होगा। अगर चेंज भी होगा तो डिटेल में डिस्क्रिप्शन आ जाएगा बस, बाकी टॉपिक साइड नहीं होंगे, क्योंकि कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है, सब आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, और इसी को बेस मानते हम लोग आगे कर भी रहे हैं। तो सिलेबस चेंज हो या ना हो इसका, तो आपको पूरा वही मिलेगा, है ना। चलिए अब देखा जाता है यहाँ से चैप्टर 1 को देखते हैं। पहला है वाटर डिमांड, पहला यहाँ पे वाटर डिमांड। अभी जो वाटर डिमांड चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट होगा आपका ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के चांसेस हैं बहुत कम, मतलब सब्जेक्टिव के चांसेस है नहीं कि यहाँ से बने। ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट आंसर राइटिंग, है ना, शॉर्ट आंसर राइटिंग। जे में भी जो पूछा जाता है 2 मार्क्स में, ए में हो सकता है 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछ ले जाए कि व्हाट आर द डिमांड्स, है ना, व्हाट आर वेरियस मेथड फॉर द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, कौन कौन से मेथड है पॉपुलेशन फोरकास्ट के, है ना। व्हाट इज़ द डिजाइन पीरियड, कि डिजाइन पीरियड क्या होता है। व्हाट इज़ द वाटर डिमांड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, ये सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो शॉर्ट आंसर राइटिंग यहाँ से आ सकता है, जे में 2 नंबर का आ सकता है, ए में हो सकता है ये 4 नंबर में पूछ ले या 5 नंबर पूछ ले। तो शॉर्ट आंसर राइटिंग कोई डिटेल में यहाँ से नहीं आ रहा होगा। बट ये जब ये चैप्टर ज़्यादा फोकस में करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो वाटर डिमांड में पढ़ा जाएगा पहला, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, वेरिएशन डिमांड एंड इफेक्ट ऑन द डिजाइन कॉम्पोनेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा। डिजाइन पीरियड, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। फिर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के कौन कौन से मेथड है ये आपको कंप्लीट देखना होगा, ये तो चैप्टर 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाएगा सोर्स ऑफ वाटर। अब जो सोर्स ऑफ वाटर है ना, ये जो चैप्टर है सोर्स ऑफ वाटर, ये ज़्यादा फोकस करता है किसको, सब्जेक्टिव को। ये जो चैप्टर है ये ज़्यादा फोकस किया जाता है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके यहाँ पे इस सोर्स ऑफ वाटर में ये जो दिख रहा है कन्फाइंड और अनकन्फाइंड, यहाँ से डेरिवेशन भी आया हुआ है, तो आप छोड़ नहीं सकते इसको। फिर आपके यहाँ थ्योरी में लिखने को आया व्हाट इज़ द वेरियस टाइप्स ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर, कौन कौन से सोर्स हैं आपके पास, तो सरफेस सोर्स और सब सरफेस सोर्स। और थर्ड मिल जाता है स्टोर्ड वाटर, जिसको आप बोल सकते हैं लाइक वियर हो गया, बैराज हो गया, है ना, सर्विस रिजर्वॉयर्स हो गए, वहाँ से जो वाटर को यूज होता है टेम्प्रोरी टाइम।
तो एक और आपको मिल जाता है, बट वो कोई कंसिडरेबल नहीं है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे दो को ही फोकस करना होगा, सरफेस सोर्स को और सब सरफेस सोर्स को। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट है यील्ड ऑफ ओपन वेल्स। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप 2018 का पेपर उठा के देखेंगे तो रिक्यूपरेशन टेस्ट से न्यूमेरिकल पूछा हुआ है 6 मार्क्स में। रिक्यूपरेशन टेस्ट से 2018 का पेपर उठा के देखेंगे यही का, तो रिक्यूपरेशन टेस्ट से न्यूमेरिकल पूछा है। तो ओवरऑल मिला कर कहने मतलब ये कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं। बट ये सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सब्जेक्टिव के लिए, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सब्जेक्टिव के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने मेंशन नहीं करा है, पंप, ट्यूबवेल्स हो गया है ना। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो यहाँ पे पंप, ठीक है। पंप से भी आपके यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और आपके स्टेट का अगर प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो उनका रिकॉर्ड रहा है कि पंप से क्वेश्चन बहुत पूछा है, चाहे वो ए का एग्ज़ाम हो या फिर चाहे वो जेई का हो। तो आपको इसको भी डिटेल में पढ़ना है ना, आपको डिटेल में इसको पढ़ना है। ए में तो कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया पंप से लेकर के, है ना, कि वेरियस टाइप के लॉसेस कौन से होते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द पंप, है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा इसका वाटर हॉर्स पावर बताइए, ब्रेक हॉर्स पावर बताइए, तो पंप का, है ना, पंप की कैपेसिटी या पावर बताइए। तो क्वेश्चन इस पर पूछ ले जाते हैं। तो ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, अपने यहाँ पे सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव बनते हैं बट ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये चैप्टर, सब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 आपको मिलेगा। चैप्टर 3 यहाँ से क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे, सब्जेक्टिव बनते हैं, और इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे, है ना, इस चैप्टर से। तो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर या क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर, है ना, रोबोटिक की हम बात करें यहाँ पे, तो 3 मिल जाता है आपको, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, है ना, और इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लिखने को आपके यहाँ कई बार आया हुआ है, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। केमिकल भी आपके यहाँ कई बार आया हुआ है, और बायोलॉजिकल से भी लिखने को आया हुआ है। तो ओवरऑल ये चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे आपको पढ़ने होंगे यहाँ पे। फ्लोराइड एंड मेटल्स, नाइट्रोजन, क्लोराइड, हार्डनेस, पीएच, अल्कैनिटी, डिजॉल्व सॉलिड्स, इन सबको आपको करना होगा, है ना, इन सबको आपको डिटेल में करना होगा, ठीक है। इसके बाद मिलेगा चैप्टर 4, इस बाद आपको मिलेगा चैप्टर 4 ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का तो आपका रिकॉर्ड रहा है कि हर साल एक नए क्वेश्चन तो यहाँ से दे ही देना है। तो अगेन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव के लिए भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंटरव्यू की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे मेन आप बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पूरे वाटर ट्रीटमेंट का यही स्टेप होगा, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। और इसमें कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है आपको, इसमें कोई भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, हर एक चीज़ को पढ़ के जाना है ना, हर एक चीज़ को पढ़ के जाना। और डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना होगा इसमें। हम लोग जब पढ़ते हैं स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, तो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, टिपिकल है, बट आपके यहाँ पूछा है, तो छोड़ना नहीं किसी टॉपिक को, है ना, किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं, आपको हर एक चीज़ करके जाना है, तो छोड़ना नहीं इस चीज़ को, है ना। डिटेल में करेंगे, हर एक टॉपिक को आपको थारो करना है, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, कोई भी टॉपिक आपसे यहाँ पे छूटने ना पाए, तो हर एक चीज़ को आपको करके जाना है। नेक्स्ट आपको मिलेगा सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, ठीक है। अब इसमें मैंने एक चीज़ अलग से ऐड करा हुआ है ना, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन में, वो है डिफ्यूज लेयर थ्योरी। ये आपको नहीं करना है ना तो एई में ना ही जेई में, बट इस टॉपिक को करने के लिए इसको समझना आपके लिए ज़रूरी होगा, है ना। कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, इस टॉपिक को करने के लिए इस थ्योरी को समझना जरूरी होगा। तो ओवरऑल इसको भी आपको पढ़ना है ना, तो कहने मतलब इसको भी आपको पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको आपको पढ़ना छोड़ना नहीं है। फिल्ट्रेशन, ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिसइंफेक्शन, आप कुछ भी वाटर लेंगे, ये तो आप बोल सकते हैं इसेंशियल ट्रीटमेंट यूनिट होगा, ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा। आप कुछ भी वाटर कितना भी प्योर हो, बिना इसको किए आप छोड़ेंगे नहीं। तो आप वाटर में कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना हो, सब कुछ ओके है, लेकिन तो भी आप डिसइंफेक्शन करना ही पड़ेगा आपको, है ना। सॉफ्टनिंग को वाटर, इन सबको कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम। अब ये चैप्टर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्लस
शॉर्ट आंसर राइटिंग, शॉर्ट आंसर राइटिंग यहाँ से बनते हैं। और आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखें तो आपको मिलेगा भी, या प्रीवियस उठा के देखें तो आपको मिलेगा भी शॉर्ट आंसर राइटिंग का, है ना। कौन कौन सा मिल जाएगा, लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, है ना। कौन कौन से लेआउट हैं, एई में ये 5 मार्क्स में 8 मार्क्स में थियरी आया हुआ लिखने को, जेई में 2 नंबर को लिखने को आया हुआ है, इस पर शॉर्ट आंसर राइटिंग। टाइप्स ऑफ वॉल्व्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। टाइप्स ऑफ पाइप्स फॉर द वाटर सप्लाई, इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं लिखने को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं लिखने को, है ना। तो ये आपको यहाँ मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो ये तो आपने जो पढ़ा चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक, ये तो किसका प्रोसेस हो जाता है, रॉ वाटर ट्रीटमेंट का। ये आपको किसका मिल जाता है यहाँ पे, रॉ वाटर ट्रीटमेंट का। अब जब वाटर को हमने ट्रीट कर लिया, सप्लाई कर दिया, उसके बाद इसको क्या करना होता है, इसको डिस्पोज करना होता है। तो तुरंत इसको लेकर डिस्पोज नहीं कर देते हैं, क्योंकि वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, इसके ऑर्गेनिक मैटर्स आ जाते हैं, है ना। वो सब थियरी है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, वो सब डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली डिस्पोज ना करके इसको ट्रीट करना पड़ता है। तो ट्रीट करने के लिए आपको पहले क्वालिटी नोन होना जरूरी है। तो इसमें पढ़ा जाएगा चैप्टर 6। चैप्टर 6 से स्टार्ट होता है सैनिटेशन, बोल सकते हैं एई वाले, और जेई वाले बोल सकते हैं ड्रेनेज। मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ, लेकिन इसलिए लिख रहा हूँ आपके सिलेबस का टॉपिक, क्योंकि इसमें कुछ लोग मैसेज कर देते हैं कि भाई हम तो वेस्ट वाटर पढ़ रहे हैं, सिलेबस में तो ड्रेनेज लिखा हुआ है, ऐसे भी है ना। तो इसलिए मैं पूरा आपके जो सिलेबस का वही लाइन लिख रहा हूँ। तो क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर, क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। तो पढ़ा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीवेज, उसका प्रोडक्शन का सोर्स क्या है, कितने टाइप्स का होता है। फिर टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार लिखने को आया हुआ है। तो ये चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी होगा, सब्जेक्टिव के लिए भी होगा, और इंटरव्यू के लिए, स्पेशली टेस्ट। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आप बोल सकते हैं कि जिसके केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे, उनके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, उनके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव में भी बनेगा, सब्जेक्टिव में, इंटरव्यू में। इवन इस बार की बात की जाए 2022 में जो एक एग्ज़ाम हुआ, बीओडी से क्वेश्चन पूछ लिया, और बीओडी से ऐसा क्वेश्चन पूछा जो लोगों को एक्सपेक्टेड ही नहीं था, कि बीओडी से क्वेश्चन पूछेगा, और वो भी कहाँ से। ऐसा केस दे दिया जिसमें ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ना ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ना ही डीओ है, बस केवल उसमें ऑर्गेनिक मैटर है और कुछ नहीं है। तो वेस्ट वाटर में आपको ऐसा वाटर दे दिया जिसमें केवल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, बस ना तो माइक्रोजन है, ना ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। और सेम टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ डेटा को चेंज करके ईएस का प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा, इट मीन्स क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार दिया, है ना, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आपके यहाँ किया जाता है, ठीक है। इसको पढ़ना होगा, डिटेल में हम लोग करेंगे, ओके। इसके बाद देखा जाएगा चैप्टर नंबर 7, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू। जेई वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेगा ये, जेई वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और सेम चीज़ एई के साथ। तो डिजाइन ऑफ सीवर, वेस्ट वाटर में अगर वो कभी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चंस केवल यहाँ से पूछा हुआ डिजाइन ऑफ सीवर से, है ना, डिजाइन ऑफ सीवर से। तो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव पूछा हुआ है, और न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, थ्योरी भी लिखने को आया हुआ है लॉन्ग में, है ना, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए। तो हर एक के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, डिजाइन ऑफ सीवर्स एंड सीवरेज सिस्टम। तो पहला पार्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, ये जो कंप्लीट है ये न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाएगा, और इसके बाद आपको यहाँ से कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपको कंप्लीट यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन मिल जाएगा। जो सीवर अप्रेंटिसेस है, ये तो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, यहाँ पे थियरी के लिए, उसके ऊपर भी थियरी मिलेगी, लेकिन 1-2 टॉपिक्स होंगे, बट ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थियरी के लिए। तो डिटेल में पढ़ा जाएगा इसको भी, डिजाइन ऑफ सीवर को भी, ओके। नेक्स्ट देखा जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, अगेन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू, क्योंकि ट्रीटमेंट है ये, इस बार आपके यहाँ एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया। और कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, वो स्किमिंग टैंक से, ठीक है। कि अगर हमें ग्रीस को रिमूव करना है, ऑयल्स को रिमूव करना है, तो हम किस टैंक को यूज़ करते हैं। तो वो टैंक कौन सा है, स्किमिंग टैंक्स। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, सब्जेक्टिव के लिए, इंटरव्यू के लिए भी। जेई वाले थोड़ा इसको कम फोकस कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि जो लोग जेई की प्रिपरेशन करें वो लोग भी इसको देखें, है ना। जो लोग जेई की प्रिपरेशन करें वो भी इसको देखें, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अटैच्ड कल्चर में जो है ट्रिकलिंग फिल्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एएसपी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेई में एक्टिविटी स्लस प्रोसेस से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो बेटर है कि वो लोग छोड़ने से अच्छा है वो लोग इस टॉपिक को कर लें, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। तो ऐसा ना हो कि कहीं ढूंढना पड़े फिर कुछ और करना पड़े, है ना, कि ये क्वेश्चन पूछ लिया तो भाई किसको छोड़ दिया, इसको नहीं किया। तो बेटर है कि आप इसको कर लीजिए, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, है ना, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। तो आई सजेस्ट कि जितने भी जेई वाले हैं वो इस टॉपिक को भी कंप्लीट करें, भले उनके लिए लेस इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन छोड़ना नहीं है। एई के लिए तो हर एक टॉपिक करना है, एई के लिए तो हर एक टॉपिक करना है, ठीक है। सेप्टिक टैंक, इमहॉफ टैंक, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, है ना। फिर यहाँ पे जो डाइजेशन के मिलते हैं, डाइजेशन डिस्पोजल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्लज, स्लज थिकनर्स, स्लज डाइजेशन टैंक, एई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्लज डाइजेशन, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, है ना। ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं मेंस में, ठीक है। तो इसको भी आपको कंप्लीट करना है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। अब एक टॉपिक यहाँ पे छूट रहा है ना, जो है होगा डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट। इस चैप्टर को भी आपको करना होगा, सीवेज इफ्लुएंट, ठीक है। इसको भी आपको करना होगा कि आफ्टर द ट्रीटमेंट आपको डिस्पोज भी करना है, सीवेज को डिस्पोज भी करना है। तो डिस्पोज कहाँ पे करेंगे, तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो ग्राउंड पे किया जाएगा या तो वाटर बॉडीज़ में किया जाएगा। तो इसको भी आपको करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, वो कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट भी आपको करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली आपके यहाँ भाई पूछ लेगा कि आपके यहाँ कौन सा हम लोग यहाँ पे डिस्पोजल मैकेनिज्म को अडॉप्ट करें, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट किया जाएगा, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जेई के लिए, प्लम्बिंग सिस्टम। प्लम्बिंग सिस्टम, घर में जो पाइप्स लगाते हैं, है ना, घर में जो पाइप्स लगाते हैं वो पाइप्स का मैकेनिज्म क्या, कैसे उसको अप्लाई कराते हैं, उसके कौन कौन से प्रोसेस हैं। जेई वालों के लिए टॉपिक है स्पेशली, एई के लिए वाले इसको स्किप भी कर देंगे तो भी चल जाएगा, बट जेई में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा हुआ है ना। जेई में यहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चंस पूछा हुआ है, जेई में यहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो ये आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन है, आप बोल सकते हैं ड्रेनेज का, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस होगा, ठीक है। अभी तो सिलेबस मिल गया, अब आगे थोड़ा डिस्कस किया जाता है, आगे लोग डिस्कस करते हैं। देखा जाता है यहाँ से आपको बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बुक्स। पहली चीज़ तो आप नोट्स को कंप्लीट करें तो कोई भी आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नोट्स को फुल कर रहे हैं तो बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। फिर भी आप बाई करना चाहें तो आप ले सकते हैं एस.के. गर्ग, है ना, एस.के. गर्ग, एस.के. गर्ग आपको मिल जाएगा वॉल्यूम 1, दूसरा आपको मिलेगा यहाँ से वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा रॉ वाटर, और वॉल्यूम 2 हो जाएगा वेस्ट वाटर। तो रॉ वाटर इंजीनियरिंग हो जाएगा, वॉल्यूम 2 आपको वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। लेकिन ध्यान रहे जो आपका सिलेबस केवल उसी को ही करना है जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करा है, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे एडेड होंगे, है ना। तो आप चाहें तो एस.के. गर्ग को ले सकते हैं, बाकी और किसी बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एस.के. गर्ग आपके लिए सफिशिएंट होगा, इसी को आप रेफ़र कर सकते हैं, है ना, आप इसी को रेफ़र कर सकते हैं। ये तो हो गया बुक्स को लेकर के। अब प्रैक्टिस कहाँ से करना है इसको देखा जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए पहली चीज़ तो आपके पास अवेलेबल होगी, आपके पास होगी वर्कबुक, है ना। तो वर्कबुक को तो कंप्लीट करना है, वर्कबुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि वर्कबुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रिपीटेड है। जो ईएस में पूछा गया है, जो एसएससी के मेंस के एग्जाम में पूछे गए, जो पहले सब्जेक्टिव होता था, है ना, जो अदर स्टेट के मेंस एग्जाम होते हैं, जो आपके स्टेट में मेंस के एग्जाम होते हैं, तो उन सबको कंपाइल करके वर्कबुक को बनाया गया मेंस के क्वेश्चंस, और ऑब्जेक्टिव को भी लेकर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, है ना। ये तो पहली चीज़ हो गई। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपको जो प्रैक्टिस करना है वो है यूथ पब्लिकेशन की आप बुक ले लीजिए, PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, है ना। कहाँ से लेना है वर्कबुक? यार आपके ऐप में अपलोडेड है वो, है ना, ऐप में अपलोडेड है वो। तो यूथ पब्लिकेशन आपको बुक ले लेना है यहाँ से, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। आप हार्ड कॉपी चाहें तो भी ले सकते हैं। तो कंप्लीट जो MCQ के क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट आपको कहाँ से मिल जाएंगे? इस बुक से मिल जाएंगे। तो इस बुक से सारे सब्जेक्ट का आपको MCQ मिल जाएगा और सफिशिएंट होगा। आपको कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप MCQ की प्रैक्टिस के लिए किसी और बुक को ले रहे नहीं, ये सफिशिएंट आपको क्वेश्चन दे देगा, लगभग 40-50 हज़ार क्वेश्चन, है ना। तो सफिशिएंट आपके पास होंगे क्वेश्चन यहाँ से। बाकी वर्कबुक को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। इसके बाद आप SSC के क्वेश्चंस करेंगे, है ना, SSC JEE के क्वेश्चंस करेंगे, और जो स्टेट के PYQs हैं, लेकिन ये सब लास्ट ऑप्शन होगा। ये सभी स्टेट के PYQ ये सभी लास्ट ऑप्शन होंगे, क्योंकि वर्कबुक और यूथ पब्लिकेशन दोनों आपका सफिशिएंट प्रैक्टिस करा देगा। तो आपको प्रैक्टिस यहाँ से कर लेना है, गेट का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, है ना, कि आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने स्टेट के एग्ज़ाम के लिए। गेट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। ES के भी क्वेश्चन आपको नहीं करना, ES के स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले ही क्वेश्चन आपको करने हैं, है ना, जो कि आपके वर्कबुक में मिल जाएगा। अगर आप ES के क्वेश्चन करेंगे तो उनका लेवल बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट, है ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। वर्कबुक प्रॉपर कंपाइल्ड है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो भी वर्कबुक में आपको मिल जाएंगे। बाकी हम लोग प्रैक्टिस तो करते ही रहते हैं। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, है ना, ये भी बताना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, है ना, जैसे आज क्लास हुई, है ना, जैसे आज शाम की क्लास हुई, तो कल मॉर्निंग 11 AM तक अपलोड हो जाएगा आपके ऐप में। तो आप अपने ऐप में इसको देख सकते हैं, आपके ऐप में अपलोडेड हो जाएगा तो आप इसको देख सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो 10 टाइम्स ही आप देख सकते हैं। इसमें कुछ लोगों को डाउट था कि हमें और देखना है। अब एक ही टॉपिक को कितना बार डिस्कस किया जाए? अगर 10 बार देख के समझ में नहीं आएगा तो आप 20 बार देख लोगे तो भी नहीं समझ में आएगा। अगर कोई बात आपके 10 बार बताने में भी नहीं घुसेगी तो 20 बार बताने से भी नहीं घुसेगी वो, ठीक है। तो इस पर एक दिन 10-15-20 मिनट फुल टाइम वेस्ट करा हुआ है, ठीक है। तो ये फिक्स है, अब इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस का 11 AM तक आपको आराम से मिल जाएगा। जो भी लेक्चर्स आपके होते हैं उनका PDF, जैसे आज हम लोग क्लास करेंगे, तो इसका PDF आपके ऐप पर मिल जाएगा, मतलब आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। आप नोट्स को जो भी हम लोग क्लास में करेंगे डेली PDF आपके ग्रुप में, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। क्लास का लिंक भी मैं वहाँ पे डेली शेयर कर देता हूँ। बाकी आप सबको ग्रुप में तो ऐड, उसमें गूगल मीट में तो ऐड कर ही दिया है, तो आप वहाँ से आराम से ज्वाइन हो लीजिए। जब भी आप ज्वाइन करिए, है ना, पहला आपके पास नोट्स प्रिपेयर करना है खुद से, भले ही मैं लिख करके दे रहा हूँ, है ना, नोट्स प्रिपेयर करना है खुद से। नेक्स्ट कैलकुलेटर लेकर के आपको बैठना है, ठीक है, क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। थर्ड, ठीक है, बेटर है कि आप लैपटॉप से ज्वाइन करिए, एक टेबल हो आपका, सो लैपटॉप से ज्वाइन करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपकी स्क्रीन भी बड़ी दिखेगी, आपका थोड़ा फ्रीडम भी होगा नोट डाउन करने का और लिखने का और क्वेश्चंस का आंसर करने का, और आंसर करने के बाद आप अपने आंसर्स को टाइप कर लीजिए यहाँ पे जो आपसे पूछा जाए तो, है ना। तो ये चीज़ आपको खुद से करनी है ना, ये चीज़ आपको खुद से करना है। बाकी वर्कबुक का है, ऐप पर अपलोडेड, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आपके डिवाइस में डाउनलोड नहीं होगा, है ना, भले ही आप किसी को शेयर ना करें। बाकी जैसे एक सब्जेक्ट मान लीजिए राउटर ख़त्म हो गया, तो जितनी भी क्लासेस हुई हैं राउटर की सभी का मैं PDF आपके ग्रुप पे आपको सेंड कर दूंगा। आपका जो टेलीग्राम ग्रुप होगा डेली तो क्लास का PDF आपको मिलेगा ही, जिस दिन ख़त्म हो जाएगा आपका सब्जेक्ट राउटर उस दिन मैं आपको ये सेंड कर दूँगा, है ना, आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप उसको चाहें तो प्रिंट आउट करा सकते हैं मेरी हैंड राइटिंग का, बाकी आपके पास तो आपका खुद का नोट्स हो ही जाएगा। जब भी बैठिए आपके पास नोट्स हो, पेपर पेन हो, कैलकुलेटर हो, है ना, ऐसा ना हो कि बस टाइम पास के लिए तो बैठ गए कि चलो हाँ कर लेते हैं, है ना। लेक्चर्स आपको 11 AM तक मिल जाएगा, तो आप उसको आराम से देख लीजिए।
वहाँ तक आप आराम से देख लीजिए, ठीक है। बाकी अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए वर्कबुक का, तो जैसे आज कौन आया हुआ था ऑफिस में, हाँ तालुम, है ना, तो आपको वर्कबुक ऑफिस से आप आकर के ले सकते हैं, है ना। वो इन सबको डिस्कस करा हुआ है, क्यों इन सब पे अपना टाइम फिर से ख़राब किया जाए, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको चीज़ करनी है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है कि भाई हमें नोट्स दे दो हम प्रिंट आउट करेंगे। आपकी सूटेबिलिटी के लिए सबका नोट्स आपके ऐप पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, जो वहाँ पर है सेम हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। बट बेटर है कि आप अपना नोट्स खुद से बनाइए, रेदर देन कि शॉर्टकट मारने का कि बस सामने लिखा है अब तो क्या ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अल्टीमेटली जा कर के आपको लिखना ही लिखना है। 3 घंटे तक बैठ कर आपको लिखना होगा, और बैठने की प्रैक्टिस डालिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें वीडियोज़ का 10 टाइम्स कम है ना, तो बैठने की प्रैक्टिस करो। आप एक बार बैठो तो एटलीस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे की बैठने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स पेपर होगा 2 घंटे का होगा, मेंस होगा 3 घंटे का होगा। बिना हार्डवर्क के काम नहीं बनेगा, शॉर्टकट से नहीं निकलेगा एग्ज़ाम। अब वो 1 नाइट वाला तो ख़त्म हो गया कि आप होटल में दे करके पास हो जाएंगे, है ना। तो उन सब का एक्सक्यूज़ देना बंद करिए, थोड़ी मेहनत करिए, है ना। हाँ, तो आप मेहनत करना सीखिए, शॉर्टकट मत अपनाइए कि नोट्स आपको दे दिया जाए, सब कुछ आपको दे दिया जाए, फिर बोला जाए कि लो पढ़ो, उसके बाद भी पढ़ने का मन ना हो। बॉडी को जितना रेस्ट दोगे उतना ही उसके लिए कम होगा। और एक बार ठान लिया कि नहीं लग ही जाना है, तब तो फिर आपका सिलेक्शन आपको कराने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। पेपर लीक हो कुछ भी हो, आप सिलेक्ट हो ही जाओगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको मिल गया, ठीक है। तो आई थिंक डिस्कस कर लिया सब कुछ, ओके। किसी कुछ पूछना है, किसी कुछ पूछना है? हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, क्लियर सभी को? बाकी आपके कोई डाउट्स होते हैं, है ना, कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ पूछना है, तो जब टॉपिक चल रहा था तो आप मान लीजिए कोई टॉपिक डिस्कस करें, उसके बीच में आपको डाउट है उस टॉपिक को लेकर, तो आप उसमें पूछ लीजिए। बाकी वैसे कुछ पूछना है तो हम लोग क्लास जब ख़त्म हो जाती है ना, जब क्लास ख़त्म हो जाए तो आप वहाँ पे पूछ लीजिए, तो डिस्कस कर लीजिएगा, वहाँ से हो जाएगा, है ना। लेकिन अननेसेसरी डिमांड को लेकर के नहीं कि आप एकदम से पीछे पड़ जाएं, ठीक है। इस बात का आप लोग थोड़ा ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को, है ना। तो चैप्टर 1 मिलेगा वाटर डिमांड, ठीक है। अब जो भी वाटर डिमांड कैलकुलेट की जाएगी, हम लोग जो भी वाटर डिमांड को कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखिएगा उसके लिए हमें जो कोड को प्रेफर करना है, दैट कोड इज़ IS 1172। अब देखिए आपको कोड भी बता दिया, जो भी डिमांड कैलकुलेट करना हो किसी बेसिस पे होगा एज़ पर IS 1172। तो वाटर डिमांड को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, IS 1172 को प्रेफर करते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा बेसिक देखा जाता है। ये जो सिलेबस है आपके यहाँ का वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज का, है ना, इसको मैं इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, और इसको मेंशन कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, है ना। इसको यहाँ से मेंशन कर रहा हूँ तो मैंने इसको लिखा यहाँ से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ओके। किसी ने मैसेज करा हुआ है, यूथ पब्लिकेशन हार्ड कॉपी। हाँ, इसके लिए आपको हार्ड कॉपी के लिए बेटर है कि आप उसे ऑनलाइन बाई कर लीजिए। बाकी आपके यहाँ पर कोई बुक्स नहीं मंगाता है ये, है ना। ये जो बुक्स है यूथ पब्लिकेशन की, ये कोई यहाँ पे नहीं मंगाता है। आकाशदीप वाले को बोला हुआ था कि आप मंगा लीजिए, और यहाँ पे जो शिवम बुक स्टॉल है नाहरलगन में ना, यहाँ भी बोला हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने मंगाया नहीं है। उनको मैंने बोला हुआ कि आप इस बुक को मंगा के रख लीजिए, क्योंकि जो बुक पब्लिश होती है वो लखनऊ से पब्लिश होती है। ये जो बुक पब्लिश होती है वो लखनऊ से पब्लिश होती है ना। तो यहाँ पे सेंड कराने में और फिर यहाँ के लोगों का वहाँ से कॉन्टैक्ट्स थोड़ा आइसोलेट हो जाता है, इसलिए बुक्स यहाँ पर आ नहीं पाती हैं।
है ना, इसलिए बुक्स यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। तो इसका हार्ड कॉपी आपको लेना है तो आप ऑनलाइन ही बाई करिए। ऑनलाइन में आप वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और इंग्लिश मीडियम का आप लीजिएगा, क्योंकि इनकी बुक्स हिंदी में भी आती हैं। बाकी आपको PDF चाहिए तो आपके टेलीग्राम ग्रुप में तो ऑलरेडी अपलोडेड है। खाली आप पैसा खर्च करेंगे 1000-1200, है ना, बेटर है कि आप वहीं से लेकर के एक एक चैप्टर का डाउनलोड करके, है ना, आप आराम से करते रहिए। ठीक है, ओके। किसने मैसेज किया था? ठीक है, ओके हुआ, है ना। तो हार्ड कॉपी के लिए बेटर है कि आप ऑनलाइन ही बाई कर लीजिए अगर आपको लेना है तो। कई सारे लोगों ने ख़रीदा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, है ना। इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। पहला आपको मिल जाएगा यहाँ से रॉ वाटर इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट मिलेगा आपको यहाँ से रॉ वाटर सप्लाई, या इसको रॉ वाटर इंजीनियरिंग बोल लेते हैं। रॉ वाटर सप्लाई मिलेगा। इसको 2 से पार्ट में क्लासीफाई किया जाएगा, है ना। दूसरे पार्ट में इसको क्लासीफाई किया जाएगा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर होगा, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग होगा। तो वाटर भी मिलेगा, वेस्ट वाटर, दोनों का वेटेज सेम है। आपके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वाटर सप्लाई से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वेस्ट वाटर से पूछा जाएगा, है ना। दोनों का वेटेज है। तो 20-20 मार्क्स दोनों का वेटेज होता है। तो कई बार रॉ वाटर से 25-30 पूछ लिया, तो वेस्ट वाटर से 10 नंबर का पूछा, 15 नंबर का पूछा, लेकिन पूछा दोनों से जाना है ना, पूछा दोनों से जाना है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले किया जाएगा रॉ वाटर सप्लाई, फिर करेंगे हम लोग यहाँ से वेस्ट वाटर, है ना, फिर यहाँ से किया जाएगा वेस्ट वाटर। ठीक है, चलिए अभी तक हमने जितना भी देखा सिलेबस को, ये सिलेबस डिजाइंड ही है इसके प्रोसेस के मैकेनिज्म के बेसिस पे, है ना, इसके प्रोसेस के मैकेनिज्म के बेसिस पे। अब थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, है ना। इसमें से अगर कुछ लोगों ने इंटरव्यूज़ को ज्वाइन किया, अटेंड किया होगा, या किसी का इंटरव्यू हुआ होगा राउटर सब इसमें JEE में या फिर AE में, या किसी भी PSU का अटेंड किया होगा, तो कई बार इन्वायरमेंट में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लेते हैं एक सिटी A है, दिस इज द सिटी A। ये एकदम न्यू सिटी है ना, एकदम न्यू सिटी है। इस सिटी के लिए आपको न्यू वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करनी है। इस सिटी के लिए आपको एक वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करनी है। अगर आपको वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करना है तो आप इसके लिए डिज़ाइन कैसे करेंगे, है ना। इस न्यू सिटी के लिए आपको एक वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करना है तो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे। अब इसकी जो डिज़ाइनिंग है, इंडियन बहुत फ्रिक्वेंट पूछ लिया जाता है कि मान लो सिटी A है, या आपका सिटी ईटानगर है। ईटानगर के लिए आपको वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करना है तो आप कैसे करेंगे, है ना, कैसे करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है कि कैसे करेंगे, यही कंप्लीट आपका सिलेबस बन जाएगा। ये आपका कंप्लीट सिलेबस बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर इंजीनियरिंग बोलेंगे। जिसको क्या बोला जाएगा, वाटर इंजीनियरिंग बोला जाएगा। मैं इसी को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देखिए, है ना। जब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग को लेकर के इसकी, ओके, तो आपको मिलता क्या है, देखिए। अगर आपको किसी भी सिटी के लिए वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करनी है तो सबसे पहला काम क्या होगा, पता करना होगा कि वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड क्या है। तो पहला काम क्या होगा, यहाँ से पता किया जाएगा। पहला ही काम होगा हमारा कि वहाँ के लोगों की पॉपुलेशन पता किया जाए। तो क्या बोल देते हैं उसको, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग किया जाएगा। एंड सभी की वोटर डिमांड पता की जाएगी। सबको आराम से सुनिएगा, है ना। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले पॉपुलेशन पता किया जाएगा कितने लोग उस सिटी में रहने वाले हैं। उसके बेसिस पे हमारे पास कोड है कौन सा, IS 1172। इस कोड को यूज़ करेंगे और टोटल डिमांड पता करेंगे। इट मीन्स ये जो सिटी A है, मान लेते हैं हमारे पास सिटी A है, सिटी A के लिए अब हमें वाटर डिमांड मिली है, इसमें कितने लोग रहने वाले हैं, आज करेंट टाइम पे कितने लोग हैं, और कमिंग फ्यूचर्स में मान लीजिए जैसे कहा जाए कि आपको वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करना फॉर 30 ईयर्स, 30 साल के लिए आपको डिजाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, करेंट टाइम में कितना पॉपुलेशन इसको पता कर लिया, ठीक है, करेंट टाइम में कितना पॉपुलेशन इसको पता कर लिया, फिर कमिंग 50 ईयर्स में और 30 ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन होगी इसको आपने पता कर लिया, तो आपने पॉपुलेशन फोरकास्ट कर लिया। फिर इनके बेसिस पे क्या किया आपने, वहाँ पे लोग कौन कौन से हैं, उनकी डिमांड कौन कौन सी, इसको पता किया। ठीक है, उनकी डिमांड कौन कौन सी उसको पता करेंगे। इसके वजह से आपको कंप्लीट मिल जाएगा, है ना, इस वजह से आपको कंप्लीट मिल जाएगा।
ठीक है, एक सिटी के लिए कितनी वाटर डिमांड होगी और कितने लोग रहने वाले, ये तो पहला चीज़ हो गया। जब आपको ये मिल गया कि उस सिटी में कितने लोग रहने वाले हैं, उनकी डिमांड कितनी है, तो अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको किसको सर्च करना होगा, सोर्स को। आप किसको सर्च करेंगे यहाँ पे, सोर्स को। भाई इनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है, जो इनकी डिमांड को डिजाइन लाइफ तक या जो भी आप स्कीम डिजाइन उसी डिजाइन लाइफ तक डिमांड को फुलफिल कर सके। तो आप यहाँ से क्या पता करते हैं, सोर्स। तो आपको यहाँ से क्या पता करना होगा, सोर्स ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, सोर्स ऑफ वाटर को पता करना होगा। ठीक है, अब आपने क्या देख लिया कि सोर्स, अब सोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, सरफेस सोर्स हो गया, सब सरफेस हो गया, उन सबको डिस्कस किया जाएगा। तो पहले आपने क्या किया, कितने लोग रहने वाले हैं कमिंग टाइम, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, उसको पता किया। फिर सबकी डिमांड पता कर ली। फिर आपने क्या किया, जब आपको डिमांड मिल गया टोटल, है ना, अब आप क्या करेंगे, पता करेंगे भाई इतना वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल आपको जो डिमांड मिली है ना, वो मिल गई आपको यहाँ से, फॉर एग्जांपल ले लिया, आपको मिल गया 1 लाख, है ना, 1 लाख आपको लीटर मिल गया कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनको कितना डेली देना पड़ेगा वाटर, 1 लाख। अब ये जो डेली 1 लाख आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं, है ना, इसके लिए क्या करना होगा, आपको सोर्स भी तो देखना होगा कि पानी कहाँ से लेकर के आए इनके लिए, उसके लिए आपको सोर्स को देखना होगा। तो क्या देखना होगा आपको यहाँ पे, सोर्स ऑफ वाटर। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, सोर्स ऑफ वाटर। अब आपको पानी मिल गया, आपने सोर्स को सिलेक्ट कर लिया, है ना। अब क्या कीजिएगा, उस सोर्स में जो वाटर प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, है ना, हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, जिसको क्या बोल देते हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर। अब ये जो सारा चेक होगा यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वाटर, ये किसके बेसिस पे होता है, एज पर IS 10500, है ना, एज पर IS 10500, ये आपको इस कोड के बेसिस पे देखना है। तो जो भी आप क्वालिटीज़ को चेक करेंगे इनकी, चाहे वो फिजिकल क्वालिटीज़ हो या फिर केमिकल क्वालिटीज़ हो या फिर बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ हो, इन सबको पता करना होगा उस सोर्स में जो वाटर प्रेजेंट है ना। और किसी बेसिस पे आप पता करेंगे, इस कोड को यूज़ किया जाएगा IS 10500। अब आपको यहाँ पे क्वालिटी मिल गया कि आपको पता चल गया कि भाई इस वाटर में मानते हैं pH उसका कितना था, फॉर एग्जांपल मान लिया pH जो वाटर आपको मिला सोर्स में उसका 10 है। अब आप कोड में देखेंगे, है ना, अब आप कोड में देखेंगे कि जो हमें pH सप्लाई करना है वाटर का, हमें जो सप्लाई करनी है वाटर, उसका pH कितना मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल 7 होना चाहिए, और प्रेजेंट कितना है यहाँ पे pH मान लेते हैं 10 है। सप्लाई कितना करना है यहाँ पे 7, जो वाटर सप्लाई करना उसका pH कितना होना है 7। तो क्या करना होगा, इसको रिड्यूस कराना होगा, और परमिसिबल लिमिट तक लाने को ही हम क्या बोल देते हैं, ट्रीटमेंट बोल देते हैं। तो क्वालिटी पता किया, क्वालिटी में 3 चीज़ को पता करेंगे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो आपको यहाँ से क्या पता करना होगा, क्वालिटी पता करना होगा। क्वालिटी के बेसिस पे आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको 4th स्टेप में करना होगा ट्रीटमेंट। नेक्स्ट करना होगा आपको यहाँ से ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ आपको मिल जाएगा यहाँ से रॉ वाटर। वो अपने वाटर को यहाँ पे क्या किया, ट्रीट किया, है ना, आपने क्या किया, वाटर को ट्रीट किया। लेकिन अब ध्यान रहे, ये जो ट्रीटमेंट होगा ये डिपेंड करेगा सोर्स में जो वाटर प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी क्या है और आपको क्या क्वालिटी चाहिए, इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। अब आपने वाटर को यहाँ से क्या किया, ट्रीट कर लिया। ट्रीट करने के बाद क्या हो गया, अब वाटर आपके पास रेडी है। क्या इसको तुरंत सप्लाई कर देते हैं, नहीं, हम इसको स्टोर करके रखते हैं, है ना, हम इसको स्टोर करके रखते हैं। अब स्टोर करके रखना है तो हमें क्या करना होगा, जिसको आप बेसिकली रिजर्व करके रखना है। रिजर्व कहाँ पे करते हैं, रिजर्वॉयर में। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्योंकि लोगों की सर्विस के लिए हमने इस रिजर्वॉयर को क्रिएट करा हुआ, तो इसको क्या बोल देते हैं, सर्विस रिजर्वॉयर, सर्विस रिजर्वॉयर। तो ये आपको यहाँ से मिलेगा सर्विस रिजर्वॉयर। तो हमने क्या करेंगे, वाटर को ट्रीट करेंगे, फिर वाटर को स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद स्टोर कर रख लिया। अब इन सारे प्रोसेस में आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, पाइप्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। आपको क्या होगी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, पाइप्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पाइप्स। फिर आपको यहाँ पे वॉल्व्स की रिक्वायरमेंट होगी। फिर आपको यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी जॉइंट्स की। फिर आपको जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, क्योंकि इन सारे वाटर को क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक सिंगल पाइप तो लगे नहीं, पाइप को जोड़ना भी पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराना है तो आपको वॉल्व भी देना पड़ेगा, है ना, जॉइंट्स भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको करना होगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर 7 नंबर में इसको सप्लाई कर दिया जाएगा, जिसको आप बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये आपको सिलेबस मिल जाएगा सर वाटर का। तो किसी भी सिटी का अगर आपको क्या करना है, एक वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करनी है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, कितने लोग रह रहे हैं उनको पता करेंगे, उसकी वजह से डिमांड कितना उसको पता कर लिया। फिर डिमांड मिल गया तो सोर्स को सेलेक्ट करेंगे, सोर्स को पता किया, सोर्स मिल गया तब उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे जो वाटर प्रेजेंट है। फिर उसके बेसिस उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीट करने के बाद हम क्या करेंगे, वाटर को स्टोर करके रखा जाएगा, रिजर्व करके रखा जाएगा।
क्योंकि इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पाइप्स की रिक्वायरमेंट होगी, जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको वॉल्व देना होगा तो इसको पता किया जाएगा कि कौन सा दिया जाए, कौन सा ज़्यादा फिट होगा, और फाइनल हम क्या होते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन वाटर में हम इसको असाइन कर देते हैं। तो किसी सिटी के लिए आपको वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करनी थी, ये सारे स्टेप आपको करने होंगे, ये सारे स्टेप आपको करने होंगे। अब ये तो आपने यहाँ से कर लिया, अब आगे बढ़ा जाता है। अब ये कंज्यूमर तक आपने वाटर को सप्लाई कर दिया, अब कंज्यूमर क्या करेगा, वाटर को यूज़ करेगा। यूज़ करने के बाद ये हमारा अजम्पशन है ना, ये हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि 80% वाटर, जो भी वाटर सप्लाई होगा उसका अबाउट 80% वाटर क्या करता है, वो डिस्पोज कर देता है ना, वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। केवल 20% वाटर को है तो कंज्यूम करेगा तो लॉस्ट हो जाएगा। 80% वाटर कहाँ चला जाता है, वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। 80% वाटर कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, वेस्ट में। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना होगा, स्टेप नंबर 8 हो जाएगा। तो जो भी वाटर यहाँ पे डिस्पोज हुआ उसको पता किया जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीवेज, सीवेज मतलब वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट, एंड क्वालिटी ऑफ सीवेज, एंड क्वालिटी ऑफ सीवेज। तो यहाँ पे सीवेज कहाँ सर उसको पता किया जाएगा, फिर जो सीवेज है उसकी क्वालिटी क्या है, इस चीज़ को पता करेंगे। कब, जब कंज्यूमर वाटर को कंज्यूम कर लेगा तब, जब कंज्यूमर वाटर को कंज्यूम कर लेगा तब। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, टाइप्स ऑफ सीवेज पता करना होगा कि सीवेज आ कहाँ से रहा है। नेक्स्ट, जो सीवेज है इसकी क्वालिटी क्या है, क्या इसको डायरेक्टली डिस्पोज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना होगा वो करना होगा यहाँ पे, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट। अब ये क्या हो जाएगा, आपने यहाँ से क्वालिटी पता कर लिया, अगर उसकी क्वालिटी डिस्पोज करने लायक है तो उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको डायरेक्टली क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे। लेकिन ये कैसे पता करें उसको डिस्पोज करने लायक है या नहीं है, उसलिए क्या करना होगा, पहले आपको यहाँ से क्वालिटी पता करनी होगी, है ना, क्वालिटी पता करनी होगी। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जो सीवेज है ना, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है मान लेते हैं वो है 5 mg/लीटर, है ना, और जहाँ पे आपको डिस्पोज करना है वहाँ की परमिसिबल लिमिट्स है 7 mg/लीटर, है ना, कि आप ऑर्गेनिक मैटर 7 mg/लीटर तक डिस्पोज कर सकते हैं। अब क्या इसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं, आप डायरेक्टली जाकर डिस्पोज कर देंगे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा आपको यहाँ से, जब आप उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे तो, है ना, तो आप उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट करना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना होगा, क्योंकि इन सबको दूसरी जगह लेके जाना भी है ना, तो इसलिए क्या करना होगा आपको यहाँ पे डिजाइन ऑफ सीवर को करना होगा, डिजाइन ऑफ सीवर। तो क्या मिलेगा आपको, डिजाइन ऑफ सीवर मिलेगा। तो इस प्रोसेस को भी आपको करना है। अब डिजाइन ऑफ सीवर करना होगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे क्वालिटी पता कर लिया, कहाँ डिस्पोज करना ये पता चल गया, सीवेज को कैसे लेके जाएंगे ये भी आपने पढ़ लिया। अब फाइनली इसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर ये आपको करना होगा, एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो ये कंप्लीट सिलेबस है ना, ये कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा इसका यहाँ से, रॉ वाटर एंड वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज का, या आप उसको बोल सकते हैं सैनिटरी का। और यही स्टेप है किसी भी सिटी के लिए वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करने का एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करने का। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपसे कहा जाएगा, आपको किसी सिटी के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करना है ना, ये जनरल इंटरव्यू में पूछ जाते हैं कि किसी सिटी के लिए आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करना है, तो आप कैसे डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले समझना होगा कि उस सिटी में जो सीवेज आ रहा है वो किस टाइप का सीवेज है, क्या वो इंडस्ट्री से आ रहा है, क्या वो डोमेस्टिक सीवेज है ना, क्या वो किसी एग्रीकल्चर वर्क से आ रहा है सीवेज, या फिर बारिश हो गई उसकी वजह से ज़्यादा पानी बढ़ रहा है। तो इसको आपको समझना होगा। तो आपको पता करना होगा टाइप ऑफ सीवेज, फिर उस सीवेज की क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी पता करना होगा सीवेज की। क्या क्वालिटी पता करने के बाद आपको पता चलेगा कि हम जहाँ पे इसको डिस्पोज कर रहे हैं उसके हिसाब से जो हमारे पास सीवेज है ये परमिसिबल लिमिट को एक्सीड कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर एक्सीड नहीं कर रहा होगा तो क्या करेंगे, डायरेक्टली जाकर डिस्पोज कर देंगे। अगर एक्सीड कर रहा होगा तो क्या करना होगा, फिर ट्रीटमेंट करना होगा। अब एक जगह से दूसरी आपको सीवेज लेके जाना है तो क्या करना होगा, आपको सीवर की रिक्वायरमेंट होगी तो आप सीवर को करेंगे, यहाँ से आप सीवर के बारे में करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली ले जाकर ट्रीट कर देंगे यहाँ से। तो ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करना है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन करता है आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक क्लियर सभी को। सबके आराम से बैठिए, हम लोग हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखा जाता है। अब पहला पार्ट हम लोग करते हैं यहाँ से वाटर सप्लाई स्कीम। तो फर्स्ट पार्ट को किया जाता है ना, फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो अगर आपको किसी भी जगह के लिए वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करनी है,
बेसिकली हमारा यही काम ही होगा, है ना। किसी जगह के लिए हमें अगर यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो करते क्या है ना, व्हाट वी डू, हम लोग सबसे पहले करते क्या है, हमें इसके मैकेनिज्म को समझना होगा। अब मैकेनिज्म मतलब क्या होगा, देखिए अब मैं इस एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे फ्लो चार्ट है ये, सोर्स ऑफ वाटर, पहले आपको मिलेगा सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पाइप को यूज़ किया जाएगा, है ना। पाइप्स को कहाँ पे आ रहा होगा, ये बोलेंगे पंप एंड कैनाल, पंप एंड कैनाल। तो पंप और कैनाल के थ्रू क्या करेंगे, हम इसको लेकर के जाएंगे कहाँ पर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, नॉट द सीवेज। तो कहाँ पर लेकर जाया जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, है ना। फिर इसको कहाँ पर लेकर जाएंगे, सर्विस रिजर्वॉयर में, सर्विस रिजर्वॉयर में। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसको कहाँ भेज दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, इसको कहाँ भेज दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। ये मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या नेटवर्क आप बोल सकते हैं। अब इन सबको करने में हो क्या रहा है भाई आपको पाइप्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, आपको यहाँ पे पाइप्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। ये कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे इन सब की आपको क्या करना हो, पाइप्स की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने यहाँ से लिख दिया P1, P मतलब पाइप 1 हो गया, ये भी यहाँ से पाइप 1 है, ठीक है, ये भी यहाँ से क्या है, पाइप 1 है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, दिस इज द, अगेन आपको यहाँ से क्या मिलेगा, पाइप 1 मिलेगा हम लोग बेसिक डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं यहाँ से, है ना, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो अगेन आपको यहाँ से क्या मिलेगा, पाइप 1 मिलेगा, ठीक है, पाइप 1 होगा, इसको देख लिया, एक सेकंड रुकिएगा सबको, ठीक है। आपको यहाँ से क्या मिलेगा, पाइप 1 मिलेगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से पाइप 2, सर्विस रिजर्वॉयर से जो आपको मिलता है वो पाइप 2 होती है। सर्विस रिजर्वॉयर पे जो आपको पाइप मिलती है दैट इज़ द पाइप 2, है, दैट इज़ द पाइप 2। बाकी इससे पहले जो भी पाइप्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पाइप 1 बोलते हैं। तो पाइप से हम क्या करें, वाटर को कैरी कर रहे होंगे, है ना, वाटर को क्या करें, कैरी करेंगे। ये कुछ आपको बेसिक डिटेल्स मिल जाती है कि हम लोग करने वाले क्या हैं। तो सोर्स से वाटर को लेकर के आएंगे कहाँ पे, विद्याल पंप एंड कैनाल, कहाँ पे लाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट में, ट्रीटमेंट प्लांट से सर्विस रिजर्वॉयर, सर्विस रिजर्वॉयर से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाने के लिए पाइप को यूज़ करेंगे। P1 हो गया, पाइप 1 हो गई, पाइप 1 होगा, और यहाँ से पाइप 2 यूज़ होती है ना, पाइप 2 यूज़ होती है। पाइप 2 हमेशा किसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, आफ्टर द सर्विस रिजर्वॉयर, है ना। हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, सिर्फ बेसिक को देख रहे हैं, अभी हम लोग सबसे वो बेसिक को देख रहे हैं। अब आगे बढ़ा जाता है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखा जाता है रो वाटर होते क्या है ना। हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं पॉइंट करके मेंशन कर रहा हूँ, एनी सैंपल ऑफ वाटर, any sample of water, any sample of water, water collected from natural source and is not being subjected to any artificial treatment is termed as
रॉ वाटर, टर्म्ड एज रॉ वाटर, टर्म्ड एज रॉ वाटर। तो क्या हो गया यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, रॉ वाटर बोल देते हैं। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली सोर्स से लिया वाटर को, लेकिन उसमें कोई ट्रीटमेंट का प्रोसेस अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लिखा यहाँ पे नॉट सब्जेक्ट टू एनी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, नॉट सब्जेक्ट टू एनी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं रॉ वाटर। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, रॉ वाटर बोला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर डिजाइनिंग any new raw water supply scheme, raw water supply scheme following quantities must be known, है ना। इस भी आपको नोन होना चाहिए। आप किसको डिजाइन करने से पहले आपको ये सारे पैरामीटर्स नोन होने चाहिए। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उसको देखिए। फर्स्ट आपको मिलता है यहाँ पे, फर्स्ट पैरामीटर है टोटल अमाउंट ऑफ water required in the community in 1 year, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनुअल ड्राफ्ट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, एनुअल ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मतलब डिमांड। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन एनी कम्युनिटी इन 1 year, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनुअल ड्राफ्ट बोल देते हैं। तो क्या हो जाता है ये, दिस इज द वी लीटर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, वी लीटर बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी जगह को आप डिजाइन करेंगे उस रोटर सप्लाई स्कीम, उससे पहले आपको ये सारे पैरामीटर्स नोन है। ओके, नेक्स्ट आपको मिलता है सेकंड, क्या नोन होना चाहिए, है ना। तो आपने 1 साल का उस सिटी का डेटा पता कर लिया, कितनी यहाँ पे वाटर की डिमांड होगी। अब इसको हम पता कैसे करते हैं, इसको भी देख लीजिए। क्योंकि अभी तो हम डिजाइन कर रहे हैं ना, अभी तो हमें पता ही नहीं कि वहाँ पे कितने लोग कितना वाटर कंज्यूम करें। तो देखिए, इसको भी देख लीजिए यहाँ से। इट इज़ एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस हम इसको क्या करते हैं, पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या नोन होना है, नेक्स्ट यहाँ से आपको नोन होना है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन कम्युनिटी इन 1 day, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट, है ना। इसको AADD भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, हमें 1 साल का तो डेटा पता था, कितना था, V था। तो 1 दिन का कितना हो जाएगा, है ना। हमें 1 साल का पता था कितना था, V था। तो 1 डे का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 365 कर देंगे। इसलिए हम इसको लोग क्या बोलने से, एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट। 1 साल का मिल क्या बोलते, इसको यहाँ से एनुअल ड्राफ्ट बोल दिया, क्या बोलते इसको यहाँ से एनुअल ड्राफ्ट बोल दिया। ठीक है, अब थर्ड पैरामीटर आपको क्या नोन होना है, थर्ड आपको नोन होना है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन कम्युनिटी, है ना, इन कम्युनिटी इन 1 day by one individual, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको क्या बोल देते हैं, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड या डेली ड्राफ्ट। अब देख लीजिए,
ये सारे पॉइंट्स आपको क्या क्या नोन होना है ना, ये आपको क्या क्या नोन होना है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, हमें पूरे एक साल का डेटा नोन है ना, 1 डे का डेटा नोन हो गया। अब आपको पता करना पर पर्सन एक दिन में कितना डेटा यूज़ करेगा, है ना, पर पर्सन एक दिन में कितना डेटा को यूज़ करेगा। कैपिटा मतलब हो जाता है इंडिविजुअल पर्सन। तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से, टोटल तो आपको नोन था, तो 1 डे का कितना हो गया 365 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई क्या कर देंगे यहाँ से पॉपुलेशन। तो आपको उस सिटी में एक पर्सन एक दिन में कितना डेटा कितना वोटर को यूज़ करेगा वो आपको यहाँ से मिल गया। यहाँ पे जो पी है ना, देखिए यहाँ से हेयर पी इज़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी के प्रेजेंट पॉपुलेशन है। अब ये 3 डेटा आपको नोन है, ठीक है, अब 3 डेटा आपको यहाँ से नोन है। अब नेक्स्ट पॉइंट से मेंशन कर रहा हूँ, देखिए टोटल डिमांड कैसे पता किया जाए, तो टोटल डिमांड ऑफ वाटर इन एनी कम्युनिटी consist of following types of demand। अब कौन कौन सी हैं पहला देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट आपको मिलता है वाटर डिमांड, पहला यहाँ से वाटर डिमांड पहला आपको मिल जाता है यहाँ से डोमेस्टिक वाटर डिमांड, हाँ डोमेस्टिक वाटर डिमांड, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। थोड़ा बेसिक डिस्कस करा हुआ है, सब्जेक्ट को एकदम से स्पीड में नहीं लाते हैं, है ना। तो कल से हम लोग फुली कंप्लीट कर लिया जाएगा, है ना, कल से हम लोग यहाँ इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। सबको ही IS1172 कोड को डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा कि उसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है ना। बाकी इन सबको तो डिस्कस करना है, देखिए इसलिए मैं डेटा भी आज लेकर के आया था, डिस्कस किया जाएगा इन सबको, ओके, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है।